ऑल राइट, तो अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, डायबिटीज अगर गेस्टेशन में होती है तो उसे बोला जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज, बट लेट हैव अ लुक। सो बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स आते हैं। काफी कॉमन क्वेश्चन है कि गेस्टेशनल डायबिटीज कितने टाइप्स की है। तो गाइज मैं आपको यहाँ बताती हूँ, गेस्टेशनल डायबिटीज ABCDEFG इतना ज्यादा इसका टाइप है, लेकिन बेसिकली हम इसे सिर्फ टाइप A1 A2 इसमें इसे डिफाइन करते हैं। मैं बता देती हूँ अभी आपको। सो बेसिकली फॉर्म ऑफ डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक कंडीशन है जिसमें आपकी जो गेस्टेशन पीरियड है उससे पहले आपको डायबिटीज है, पहले से ही आपको डायबिटीज है। ओके, इसे बोला जाता है प्री गेस्टेशनल। ओके, पहले से ही आप डायबिटिक हो और अब आप प्रेग्नेंट हो। इसमें आपके जो चांसेस होते हैं मिसकैरेज के वो काफी ज्यादा होते हैं। और एक टाइप आती है मेरे पास गेस्टेशनल डायबिटीज, मींस वो लेडी पहले बिल्कुल भी डायबिटिक नहीं थी, बट जैसे ही उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी, आफ्टर इन सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर शी बिकेम टू नो शी इज डायबिटिक पॉजिटिव। इसीलिए कभी भी डायबिटीज का जो टेस्ट होता है, जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज का टेस्ट है, वो हमेशा सेकेंड ट्रिमेस्टर में किया जाता है। ओके, ताकि पता लगाया जा सके कि शी हैड लाइक शी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और नॉट एट करंटली। ऐसा क्यों है वो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो दो टाइप से डायबिटीज को डिफाइन किया गया है, प्री गेस्टेशनल एंड गेस्टेशनल। ओके, प्री गेस्टेशनल का मतलब होता है आपका गेस्टेशन से पहले, और गेस्टेशन का मतलब होता है ड्यूरिंग गेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान। सो सबसे पहले पढ़ते हैं प्री गेस्टेशनल पोर कंट्रोल्ड। इसमें वो जो लेडी पहले से ही डायबिटिक है उसका बिल्कुल भी जो कंट्रोल है वो नहीं होता है, और लगभग 8 वीक्स तक मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। अर्चना, रिमेंबर दिस थिंग, प्री गेस्टेशनल वाली जो लेडीज हैं उनका कंसेप्शन जो है वो नहीं हो पाता। अब इसका कारण क्या है? आप सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, जो कंसेप्शन है, वो लगभग 8 हफ्ते तक आपका होता है। लेकिन जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है, जिसकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ओके, शी इज नॉट एबल टू रेगुलेट हर शुगर लेवल्स, तो आपके बेबी का जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस क्या होते हैं? हाई होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं गेस्टेशनल डायबिटीज की, तो गेस्टेशनल डायबिटीज 90% देखने को मिलती है एज कंपेयर टू प्री गेस्टेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज कंसेप्शन के बाद, कंसीव करने के बाद आपका जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो भी अच्छे से हो गया, कंसेप्शन भी अच्छे से हो गया, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 24 वीक के दौरान अब जाके उसको क्या हुई है? डायबिटीज हुई है। ओके, इसीलिए मिसकैरेज के चांसेस क्या होते हैं अर्चना? काफी कम होते हैं। सो गाइस प्लीज मेक श्योर आपको इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस पता हो। प्री गेस्टेशनल में मिसकैरेज के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जबकि आपके गेस्टेशनल डायबिटीज में काफी कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बेसिकली आप गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन है, ये एक जो कि ओबीजी की है, सबको मालूम है। ये इन्वॉल्व करती है मैटरनल डायबिटीज, ओके, ड्यूरिंग गेस्टेशन। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ये पॉइंट। ग्लूकोज इनटॉलरेंस फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक और चीज, शुरुआत में फीमेल प्रेग्नेंट लेडी की जो सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन को लेके वो बहुत हाई होती है, काफी ज्यादा हाई होती है, बट देन आफ्टर ड्यूरिंग सेकेंड ट्रिमेस्टर धीरे धीरे सेंसिटिविटी इंसुलिन को लेके काफी कम हो जाती है। इसीलिए शुरुआत में मदर का वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है, ताकि उस फैट से बेबी के ब्लड वेसल्स को बनाया जा सके, बेबी को थोड़ा मदद की जा सके। लेकिन बाद में मदर का इंसुलिन रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी जो है बहुत कम हो जाती है, जिसकी बात बेबी का वेट गेन बहुत अच्छा होता है। ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर टाइम अगर किसी को कंफ्यूजन है। सो जीडीएम यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में होता है। एक आता है A1 और एक आता है A2। तो गाइस कितने टाइप्स हैं यहाँ पे जीडीएम के? ABCDEFG, बट हम लोग बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा होता है? A1 एंड A2। ये क्वेश्चन आ चुका है, आई विल शो यू, क्वेश्चन है इसके अंदर। जो A1 होता है दैट इज डाइट कंट्रोल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। डाइट वगैरह कंट्रोल कर काम चल जाएगा। लेकिन जो A2 टाइप होता है दैट इज मेडिकेशन यूज। आपको यहां पर मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
नॉर्मली डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है वो हम इसी में डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको गेस्टेशनल के साथ जोड़ देंगे। ओके, सो डोंट कंफ्यूज, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास दो टाइप हैं, A1 GDM एंड A2 GDM। ओके, A1 GDM आपका डाइट से मैनेज हो जाता है, जबकि A2 आपको मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। एपिडेमोलॉजी की बात करूं, 2 से 10% प्रेगनेंसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को अफेक्ट होती हैं, उससे अफेक्ट होती हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स डू द पैथोफिजियोलॉजी। यहां पे 3 फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, एक तो है मदर, एक है बेबी और एक है प्लेसेंटा। ओके, सो यहां पे प्रेगनेंसी खुद एक प्रॉब्लम है, एक बेबी प्रॉब्लम है और एक मदर प्रॉब्लम है। तो 3 की फैक्टर्स है यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं। सो गाइस अब ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है यहां पे। सबसे पहले ये रहा मेरा प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा HPL हार्मोन सिक्रीट करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजिकल के अंदर कि प्लेसेंटा क्या क्या रिलीज करता है। उसमें से एक हार्मोन था ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, नाम है HPL हार्मोन। नंबर 2 हमारे पास आता है पेनक्रियास, किसका? मदर का। सो मदर का जो पेनक्रियास है, उस पेनक्रियास में अल्फा और बीटा 2 प्रकार के सेल रहते हैं। जो बीटा सेल होता है वो क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। और इन सेल्स को क्या बोला जाता है? आइल्स ऑफ लैंगरहांस। दे बेसिकली हैव 2 टाइप ऑफ सेल्स, अल्फा एंड बीटा। वैसे मैं आपसे ज्यादा डीप नहीं पूछूंगी, बट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ डायबिटीज मेलाइटिस काफी डीपली, लगभग 1-1.5 दिन लगा था हमें इसको पढ़ाने में। बट एनीवेज आई विल ओनली फोकस हियर ओनली। ओके, स्टिल किसी को बहुत कंफ्यूजन तो मुझे बता देना, बाद में मैं उनको लेक्चर खत्म होने के बाद डायबिटीज के बारे में थोड़ा बता दूंगी और डीपली अगर चाहिए तो। सो गाइस, आइल्स ऑफ लैंगरहांस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। बीटा सेल रिलीज करते हैं इंसुलिन। ओके, और ये इंसुलिन बेसिकली जाता है हमारे प्लेसेंटा की तरफ। ओके, पहले तो मैं नॉर्मल बात करती हूं। सो पेनक्रियास, बीटा सेल्स, इंसुलिन। इंसुलिन विल ओपन द की, लॉक खोल देगा और जो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है उसको सेल के अंदर डाल देगा। ओके, दैट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन। लेकिन यहां पे गाइस होता क्या है, आपका ये जो इंसुलिन है ये रेजिस्टेंस आ जाती है। मदर इस इंसुलिन को देखते हुए भी नजरअंदाज कर देती है, वो देख ही नहीं पाती इंसुलिन है, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जा ही नहीं पाता है और वो बाहर ब्लड में ही घूमता रहता है। इसे बोल दिया जाता है डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन गेस्टेशनल कब बोल दिया जाता है? जब ये जो फैक्टर्स हैं वो पेनक्रियास के खराब होने से नहीं होता है। द फैक्टर्स बेसिकली प्लेसेंटा एंड इटसेल्फ प्लेसेंटा। सो क्या होगा, प्लेसेंटा यहां पर HPL की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। नंबर 2, आपका खुद मदर का जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ मात्रा में आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देता है नेचुरली, मदर का खुद का पेनक्रियास, बिकॉज बेबी है वूम में। ये दोनों फैक्टर्स एक बैलेंस बना के चलते हैं ताकि रेजिस्टेंस भी मेंटेन रहे और बेबी को भी ग्लूकोज जो है, मदर में जो ब्लड का ग्लूकोज की जो मात्रा बढ़ रही है वो बेबी को भी ग्लूकोज चला जाए। लेकिन गाइस, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है और HPL की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाने की वजह से और आपके HPL के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिसे बोल दिया जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, नॉर्मली मेरे केस में शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी मैं फैट गेन कर रही थी। दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल एंड नॉर्मल। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाली लेडी का प्रॉब्लम क्या होगा? शी विल एक्सपीरियंस ऑल द डायबिटीज सिम्टम। जितने भी डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम होते हैं वो लेडी वो सारे सिम्टम एक्सपीरियंस करेगी और बेबी को भी प्रॉब्लम आएगा। तब अगर ये सब सिचुएशन देखने को मिलती है तब हम इसे क्या बोल देते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। सो गाइस प्लीज हैव अ लुक अगेन। तो आपका जो प्लेसेंटा है वो HPL को बहुत ही ज्यादा मात्रा में सिक्रीट कर रहा है, लिटिल बिट एबनॉर्मल, और आपका जो पेनक्रियाज है उस वो इंसुलिन को या तो सिक्रीट ही नहीं कर रहा है या फिर सेंसिटिविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है।
जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो जा नहीं पाता है इन रिसेप्टर्स के पास, और जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ओके और जो यहाँ पे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाम है प्रोलैक्टिन, दूसरे का नाम है ग्रोथ हार्मोन, तीसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन और चौथे का नाम है एस्ट्रोजन। तो गाइस यहाँ पे आप क्या बेबी के प्लेसेंटा को रिस्पॉन्सिबल बना दोगे? यस, बिकॉज दीज हॉर्मोन्स एंड प्लेसेंटा सिक्रीट करता है ना बहुत सारे हॉर्मोन्स, तो ये सारा मिलजुल कर क्या करता है, मदर को डायबिटीज मेलाइटस पॉजिटिव कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस रंजना, इज इट क्लियर? what is her name? Simrose, is it clear? Simrose? Yes, Perfect. Guys, now let's move on. तो यहाँ पर हमारे पास, अब तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बेसिकली जो सेल्स थे, एक होता है टाइप 1, ओके, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, नॉर्मल बात कर रही हूं मैं, और एक होती है टाइप 2 जो कि हमारी मेडिकल सर्जिकल की डायबिटीज मेलाइटस है। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन ही नहीं बन रहा, ओके, किसी कारण उसकी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं कर रही, तो आपको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, इंसुलिन वगैरह देना पड़ता है पेशेंट को। तो ये तो हो गया भाई बिल्कुल ही डिफरेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खुद के सेल्स को तोड़ा जा रहा है, पेनक्रियास को हार्म हुआ है और आपका इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लेकिन गाइस टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इन दोनों में आपका इंसुलिन है, लेकिन उसकी मात्रा या तो कम है या फिर रेजिस्टेंस क्या है अर्चना, काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज घूम रहा है फालतू में, बिकॉज देयर इज नो इंसुलिन जो उसे सेल के अंदर ले जा सके। तो 50% डेवलपमेंट जो है चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज मेलाइटस के इन गेस्टेशन पीरियड। नाउ नेक्स्ट, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। बीटा सेल्स पेनक्रियास के रिलीज करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी, शुरुआत में हाई सेंसिटिविटी होती है आपके इंसुलिन की, और अर्चना लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में क्या होता है, लो सेंसिटिविटी। बट क्या मैंने ये बोला कि इंसुलिन जो होता है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है नॉर्मली? नहीं गाइस, इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल सही रहती है। जीडीएम में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट नॉर्मली इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल नॉर्मल रहती है, बस सेंसिटिविटी जो है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंसुलिन का लेवल क्या रहता है? भाई सेम, बढ़ता ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कम नहीं होता है। ओके सेंसिटिविटी कम होती है या हाई सेंसिटिविटी होती है, लेकिन लेवल इंसुलिन का नॉर्मल रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में सेंसिटिविटी हाई होगी अर्चना, जिसकी वजह से मॉम क्या करेगी, ग्रो करेगी। ओके और बाद में लो सेंसिटिविटी होने की वजह से नो ग्लूकोज टू मॉम सेल बट ग्लूकोज इनटू द ब्लड दैट विल गो टू द बेबी। तो शुरुआत में इतनी ज्यादा सेंसिटिव है वो इंसुलिन को लेकर कि थोड़ा सा इंसुलिन भी मिलता है ना, उसको भी ले लेती है और अपना फैट गेन करती है। ओके और आपको पता है इंसुलिन की प्रेजेंस में कभी भी फैट नहीं टूटता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। हमेशा जब भी आपको इंसुलिन के बारे में पता हो, आपको ये लाइन कभी भी नहीं भूलनी है कि इंसुलिन की प्रेजेंस में कभी भी फैट नहीं टूटता है। सिंपल। सो गाइस अर्ली प्रेगनेंसी हाई सेंसिटिविटी, लास्ट में क्या रहता है, लो सेंसिटिविटी। दिस इज अ नेचुरल, बट यहां पे क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा ही लो हो चुकी है। ओके जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो बॉडी में ही बढ़ता चला जा रहा है, बेबी को भी मिल रहा है, बेबी ऑल्सो गेटिंग इनफ, बट स्टिल इसके बावजूद भी मदर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अर्चना क्या है, बहुत ज्यादा है। दैट इज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके गाइस अब यहां पे आप देखिए कि अगर जब मदर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है तो क्या होगा उसके बाद, जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। क्रॉस करने पे बेबी का जो है ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है, बेबी के खुद के पेनक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और बेबी क्या करता है, फीटल ग्रोथ करता है और ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी करता है। तो बड़ा बड़ा हेल्दी बेबी होगा, हेल्दी ऑर्गन्स होंगे। तो ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, इंसुलिन की मात्रा भी उस बच्चे के अंदर बढ़ रही है क्योंकि ग्लूकोज इतना मिल रहा है, तो बेबी भी क्या करेगा अर्चना, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएगा। यस देन आफ्टर, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो देन आफ्टर आते हैं रिस्क फैक्टर्स। अब बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, ऐसा क्यों हुआ, किन लोगों में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो गाइस जो लोग ऑलरेडी मोटे हैं, जो लोग ऑलरेडी ओबीज हैं, उनके केसेस में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
सो ओबीस किसे बोला जाता है? जिनका बीएमआई मोर देन 30 हो। और मोटा यानी ओवरवेट किसे बोला जाता है? जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा हो। ओके, देन आफ्टर फर्स्ट डिग्री रेलिवेंट टाइप 2, मैंने बता दिया आपको, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के साथ। एंड यू नो व्हाट गाइस, जिसको एक बार प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गई, महक वो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एक्सपीरियंस करेगा। ये भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको जितनी भी बातें मेरे मुंह से निकल रही हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते, बस लेटे रहते हैं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं कुछ काम नहीं करूंगी नो, उनके प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। लो एचडीएल या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स या फिर HbA1c 5.7 से ज्यादा। गाइस मैं आपको एक चीज बता देती हूं, जो आपका HbA1c होता है अर्चना, ये कितने लेवल में देखने को मिलता है? कब तक रिजल्ट रहता है? वेरी गुड, पुराना। अगर कोई कैंडिडेट ओल्ड हिस्ट्री में 2 से 3 महीना पहले शुगर थी तो आपको ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मोर देन 5.7 देखने को मिलेगा। बट यू नो व्हाट, जीडीएम के अंदर ये टेस्ट वैलिड नहीं है। ओके, रीजन मैं आपको बताती हूं कि क्या रीजन है। बट ये टेस्ट जीडीएम के अंदर वैलिड नहीं माना जाता, करवा लेते हैं बट इट्स नॉट वैलिड। लेकिन जिस इंसान में ऑलरेडी हीमोग्लोबिन HbA1c 5.7 से ज्यादा है, वो इंसान तो भाई डेफिनेटली गेस्टेशनल डायबिटीज भी लेगा, क्योंकि वो पहले से ही प्री क्या है, गेस्टेशनल प्रॉब्लम है उसको, तो बाद में भी देखने को मिलेगी। एनी साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे कि आपका एनकैंथोसिस नाइजीरियंस, नाइजीरिया के लोग कैसे होते हैं? ब्लैक ब्लैक, राइट? तो उसी प्रकार की जो गर्दन है वो उस तरीके की हो जाती है। इवन प्लीज म्यूट योर फोन। सो आपको इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इवन मेरे गले के नीचे भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक यू नो थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जो मेरी नेक थी वो ब्लैक हो गई थी। एंड समबडी वो सेइंग कि तुम्हारा थायराइड है, बट इट्स नेचुरल। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, अगर बॉडी में थोड़ा फैट ज्यादा हो तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। बट दिस अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स इज नॉट नॉर्मल, ये साइन नॉर्मल नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है किसी को, पास्ट हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की। गाइस अगेन कार्डियो, गैस्ट्रो के अंदर सॉरी गेस्टेशनल के अंदर क्या डिफेक्ट मिलेगा अर्चना? कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलेगा उस बच्चे के अंदर, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका गेस्टेशनल का, डायबिटीज का आपके सीवीएस के साथ। मालूम है ना आपको? डायबिटीज में अच्छा आपने मुझसे नहीं पढ़ा ना गाइस? स्टिल रिमेंबर, जिन लोगों ने मुझसे डायबिटीज पढ़ा है मैंने उनको साफ साफ बोला था, हाइपरटेंशन जो है वो इसका काफी कॉमन सिम्टम निकल के आता है, कॉम्प्लिकेशन से निकल के आती है। नेक्स्ट, गेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रायर प्रेगनेंसी, तब भी दोबारा देखने को मिल सकती है। सो गाइस अब जल्दी से सिम्टम्स देख लेते हैं। मदर की बात करते हैं। असिम्टोमेटिक, मदर कुछ भी सिम्टम नहीं दिखाएगी ज्यादा, अगर दिखाएगी तो क्या दिखाएगी अर्चना? पॉलीयूरिया, जो कि नॉर्मली भी देखने को मिलता है, पॉलीडिप्सिया, ये सब देखने को मिलेगा जो आपके पीज होते हैं। ओवरवेट ओबीज देखने को मिल सकती है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पे सीधा सीधा रिलेशनशिप बीपी के साथ होता है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड प्रेशर, बहुत आर इंपॉर्टेंट। प्री एक्लम्शिया, तो अगर लेडी को डायबिटीज मेलाइटस है तो वो लेडी क्या कर जाएगी? आपकी प्री एक्लम्शिया में भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ओके मैम प्लीज ऐड। ओके ऑल राइट, इस टाइम ऐड होना है एनीवेज। ओके, देन आफ्टर वी हैव इन्फेंट। इन्फेंट में क्या क्या देखने को मिल सकता है गाइस? मैक्रोसोमिया, जो अर्चना बता रहे थे कि बेबी का साइज क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। सो यू विल बी सीइंग मैक्रोसोमिया, यानी कि 4000 ग्राम, 4 किलो से ज्यादा वजन देखने को मिलेगा। ओके, प्रीमेच्योर भी हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा बेबी है, हो सकता है पहले डिलीवरी हो जाए। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, कारण गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम को ध्यान से पढ़कर समझना। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चे का इंसुलिन अभी भी एक्टिव है, जैसे ही उसको नियोनेट का बोला आपने, जब वो बाहर आ गया है, वरना फिटस बोलते हैं, आपने नियोनेट बोला है, तो यहाँ पे फिटस टर्म नहीं आती है। फिटस के साथ अगर ये शब्द लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग। ओके, यहाँ नियोनेट वर्ड होना चाहिए तभी, क्योंकि फीटस के अंदर तो ग्लूकोज हाई होगा पर हम जज नहीं कर पाते उसको, हम कैसे देखेंगे अंदर कितना ग्लूकोज है? लेकिन उसको नियोनेट बनना पड़ेगा अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हमें ऐड करना है तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर बिलिरुबिनिया, बाय बिकॉज लीवर पे लोड पड़ता है, उसका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा।
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बिकॉज सरफेक्टेंट नहीं बना हुआ होगा उस बच्चे में, क्योंकि वो प्री टर्म लेबर हो सकता है, जल्दी से डिलीवरी हो सकती है, यस, और उस टाइम पे सरफेक्टेंट ना बनने की वजह से बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, शोल्डर डिस्टोशिया। इतना बड़ा बच्चा है कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो तो उसका शोल्डर फंस जाता है, इसीलिए शोल्डर डिस्टोशिया भी यहाँ चांसेस होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। सो गाइस, जिसने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर आंसर दिया था पॉलीसाइथीमिया, मेक श्योर पॉलीसाइथीमिया का मतलब अनीमिया नहीं होता है, आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का लेवल को बढ़ जाने को पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। एंड हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम भी क्या होगा, कम होगा। सो गाइस, लॉन्ग टर्म क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, मदर ओवरवेट, इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2, मैंने अभी बताया था, जो लेडी को गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस ऑलरेडी हो रखी है, वो लेडी कुछ समय के बाद लगभग 10-20 हो सकता है 10-20 साल या मे बी 5 साल, कितने भी साल के बाद, शी विल एक्सपीरियंस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसीज, तो यहां पे भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइयर लाइकहुड ऑफ आई कंडीशन, क्योंकि आपको पता है ना डायबिटीज में ग्लूकोमा, आइज प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलते हैं। इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ किडनी डिसीजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन आफ्टर ऑफ स्पिन, यानी कि जो बच्चा है उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, चाइल्डहुड अडल्टहुड ओबेसिटी, ओके, स्मॉल इंक्रीज एडीएच यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, तो यानी कौन सा डिफेक्ट अर्चना, कार्डियक डिफेक्ट्स, पीडियाट्रिक आई कंडीशन या फिर ऑटिज्म, एपिलेप्सी, इन्फेंटाइल स्पैज्म, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सब आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और गाइस वन मोर थिंग, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस उस बच्चे में भी देखने को मिल सकती है, बट प्लीज आप इसको यहाँ प्रायोरिटी मत देना, क्योंकि एक क्वेश्चन में ये भी लिखा था, मदर भी लिखी थी, और मदर को टिक किया गया था, तो मदर को टिक करना आप लोगों ने भी, ओके, बट अगर मदर नहीं मेंशन की गई है तो आप बेबी को भी टिक कर सकते हो। ऑल राइट, सो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट की। लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस, ताकि आप लोगों को बहुत ही इजी हो जाए ये लर्न करना, बिकॉज अभी तो आपको याद रहेगा मैं जब बताऊंगी, बट बाद में आप आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल फॉरगेट। तो लेट मी गिव यू माई एक्सपीरियंस। तो मुझे ओटीटी करने के लिए, ओजीटीटी करने के लिए बोला गया, जो कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। तो गाइज ये 2 पार्ट्स में होता है। जब मैंने एम्स में चेकअप करवाया था तो मुझे 2 बार करने के लिए बोला गया था, एक तो नॉर्मल ओजीटीटी और एक एडवांस ओजीटीटी होता है, 2 टाइप्स का होता है, ओके। लेकिन जब मैंने प्राइवेट में या अपने फरीदाबाद के आसपास चेक करवाया था, उन्होंने मुझे एक ही करने को बोला था, तो मैंने एक ही किया था। अगर उस एक का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है, गेस्टेशनल डायबिटीज आप सफर नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपका वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपको एक और टेस्ट बोला जाता है करने के लिए, डबल टेस्ट होता है वो। सो लेट मी टेल यू। सो सबसे पहले मुझे ग्लूकोन डी आपने सुना होगा, ओके, ग्लूकोन डी का पूरा सैशे, इट्स अ बिग सैशे, आई थिंक 125 रुपीज समथिंग का आता है वो सैशे, वो पूरा पानी में घोलकर मैंने एक सिप लिया। आई वॉज फीलिंग सो फाइन कि अरे किसको वॉमिटिंग आती है इसको पी के, तो बहुत अच्छा है। मैंने वो सारा पिया लगभग 5-10 मिनट लगा के। पहले सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले मेरा टेस्ट लिया गया फास्टिंग वाला, मैंने टेस्ट लिया। देन आफ्टर शी आस्क्ड मी कि आपको ये ग्लूकोन डी पूरा पीना है और 1 घंटे के बाद आपको हमारे पास आना है। वो मैंने सारा पिया, ओके। फास्टिंग में मेरा लगभग 72 के आसपास शुगर लेवल था। फिर मैंने उसे पिया पूरा, एक गिलास में मिलाकर उस पूरे को पिया धीरे धीरे। एंड देन आफ्टर 1 घंटे के बाद मैं दोबारा लैब गई, वहां पे मैंने अपना सैंपल दिया, ओके। सैंपल देने के बाद 3 रीडिंग्स होती हैं, 2 रीडिंग तो लेते ही हैं वो लोग, और 2 रीडिंग्स, दोनों रीडिंग्स में मेरे शुगर लेवल थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ था, लगभग 110 के आसपास था, 110-115, इससे ज्यादा शुगर नहीं था। इसका मतलब आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ये जो टेस्ट है आपका, ये 2 अप्रोच में होता है। तो गाइज इसे बोलते हैं 2 स्टेप अप्रोच। क्या बोलते हैं अर्चना? 2 स्टेप अप्रोच। तो सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग, ओके। सबसे पहले क्या होगा? फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया गया। कितना आना चाहिए? लेस देन 110 या 95 से ज्यादा आना इट्स नॉट गुड। 95 से ज्यादा आपका फास्टिंग शुगर आना इज नॉट गुड। तो आपका आ गया मान लीजिए 95। अब भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब आपको एक और टेस्ट करना पड़ेगा, नाम है कंफर्मेटरी टेस्ट,
ओके, सो सॉरी फॉर दैट, नॉट कंफर्मेटरी, इसका नाम आता है इनिशियल स्क्रीनिंग। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, 50 ग्राम, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। अर्चना का फेस देख के तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि अर्चना इस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं कि मैं जो बोल रही होती हूँ वो भी मैं कंफ्यूज कर जाती हूँ कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम बट मैक्सिमम टाइम। सो गाइज यहाँ पे फास्टिंग करा, ऑल राइट, डन, फास्टिंग किया, सैंपल दिया, 95 से कम लेके चलते हैं हम लोग फिलहाल। ओके, तो फास्टिंग में मेरा लेस देन 95 आया, नंबर 1। नेक्स्ट, 50 ग्राम 1 आवर में ओजीटीटी को घोला और पी लिया। पीने के बाद क्या होगा, नो फास्टिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, सो मोर देन 130 टू मोर देन 140 mg पर DL जो है वो मेरा टेस्ट आ गया, दैट इज एबनॉर्मल। ओके, सो पहले मैंने फास्टिंग में किया, फास्टिंग में करने के बाद मैंने इस घोल को पिया जो कि 50 ग्राम का था। पीने के बाद दोबारा से सैंपल दिया और रीडिंग कितनी आ गई, लेस देन 130, ऑल गुड, सब सही है। अगर वो सही नहीं आई तो क्या होगा, यहाँ पे 130 140 mg पर DL से ज्यादा था तो आपको एक और टेस्ट करना पड़ता है, नाम है कंफर्मेटरी टेस्ट, और इसे बोला जाता है 2 स्टेप अप्रोच। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहां देख लेते हैं एक बार। सो लेट मी गिव यू द ऑप्शंस। ओके ओके, आई थिंक मैंने यही कहीं लिखा था, एनीवेज इट्स ओके, ऑल राइट। सो अब देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, इसमें क्या होगा, अब वो पेशेंट तो एबनॉर्मल हो चुकी है। नाउ 100 ग्राम 3 आवर ओजीटीटी, यानी कि इस पेशेंट को 100 ग्राम शुगर जो है वो पिलाया जाएगा। सबसे पहले फास्टिंग जैसे हमेशा लेते हैं तो फास्टिंग लेंगे, एक सैंपल फास्टिंग का हो गया। नंबर 2, दूसरा सैंपल आपका 1 घंटे के गैप पे, जब आपने 100 ग्राम का जो सिरप था वो पीने के बाद 1 आवर के बाद आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो। अगर 180 mg पर DL से ज्यादा रीडिंग आ गई, ऑल राइट, तो एक रीडिंग हो गई। नेक्स्ट, दूसरे घंटे आफ्टर 1 आवर आप चेक करते हो दोबारा से BGL, जिसमें आपका अगर मोर देन 155 mg पर DL आ गया तो कितनी रीडिंग्स हाई हो गई, 2 रीडिंग्स। थर्ड आवर पे दोबारा से चेक किया जाता है और अगर आपकी रीडिंग 140 mg पर DL से ज्यादा आ जाती है तो गाइस इनमें से 2 या 2 से ज्यादा एबनॉर्मल रीडिंग्स को क्या मान लिया जाता है, GDM, दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। सो लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। सबसे पहले आप फास्टिंग का ब्लड चेकअप करवाएंगे, देन आफ्टर आपको 50 ग्राम सिरप पिलाया जाता है, 1 आवर के गैप में आप BGL करवाते हैं। अगर BGL नॉर्मल है इट्स ऑल गुड, ओके। लेकिन अगर BGL नॉर्मल नहीं आता है तो आपको दूसरा टेस्ट करवाना पड़ता है, नाम है आपका 100 mg 3 आवर OGTT, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। एंड इस पूरी अप्रोच को 2 स्टेप अप्रोच बोला जाता है। और कंफर्मेटरी में क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को घर भेजा जाता है। ओके, वी हैव टू ऑन डिफरेंट डे, सेम दिन नहीं होता ये टेस्ट, अगले दिन होगा, डिफरेंट डे। ओके, आप उसे घर भेज देंगे। एंड नाउ फास्टिंग, 8 आवर की फास्टिंग के बाद आप बुलाएंगे पेशेंट को। पेशेंट को बुलाने के बाद आप सबसे पहले उसका शुगर लेवल चेक करेंगे फास्टिंग में, फिर उसको 100 ग्राम का सिरप पिलाएंगे एंड देन आफ्टर 1 घंटे के इंटरवल पे आप जो है वो शुगर लेवल चेक करते हो। सो उन्होंने कहा था वॉमिट नहीं करना है, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लड सैंपल दिया उसके बाद मैंने वॉमिट किया था। सो यू नो इट्स वॉमिट तो बड़ा नेचुरल होता है। अच्छा, बी प्रिपेयर्ड, ओके, एंटीमेटिक साथ में रखना। ओके, सो अंजना एनी डाउट इसके अंदर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। सो रंजना, क्या आपको कोई डाउट है? सिमरोज परफेक्ट। हाँ, रंजना को तो क्यों, रंजना आपको क्यों डाउट होगा ना, आप तो प्रिपेयर कर रहे होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है HbA1c। मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि ये टेस्ट यहाँ प्रेफरेबल नहीं होता है, कारण मैं बता देती हूँ। इट्स नॉट यूज्ड, ओके, ये मेजरमेंट इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि रिलायबल नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली मेजर लास्ट 2 to 3 मंथ रीडिंग। जबकि आपका GDM कब आता है, 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर GDM पेशेंट को होता है, बिकॉज आप, क्योंकि आपने जो, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जो GDM है वो 24 वीक्स के बाद होगा। तो अगर मान लीजिए शुरुआत में अगर आपने टेस्ट करवाया था तो वो तो पुराना बताएगा ना, 2 से 3 महीने, लेकिन GDM तो आपकी 2 to 4 वीक करंटली एकदम से हो जाएगा। तो 2 से 4 हफ्ते का जो पीरियड है उसमें आपका HbA1c नहीं बता पाएगा कि इसको डायबिटीज है या नहीं है। ओके, अच्छा ना, सो इसीलिए ये टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं रहता है, मेजरमेंट जो है रिलायबल नहीं होती है, बट फिर भी करा जाता है स्टार्टिंग में।
शुरुआत में जैसे प्रेगनेंसी का पता चलता है उस टाइम किया जाता है ये सारे के सारे टेस्ट, लेकिन उस टाइम पे आप इसको देख के, इसकी रीडिंग देख के बता नहीं पाओगे कि दिस पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस और नॉट, बिकॉज गैस्ट्रेशनल 24 वीक पर होती है, उसके बाद स्टार्ट होती है, तो ये तो बहुत शुरुआत में ही हो जाता है इसीलिए। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की। सो गाइस, जीडीएम की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने जैसे आपको बताया था कि A1 जीडीएम, क्या करोगे अर्चना? डाइट पे काम करना है, तो आपको एक्सरसाइज बोलनी है, डाइट करना है। अब एक्सरसाइज करना है तो कितना करना है? 30 मिनट पर डे, ओके, 5 डेज पर वीक। 30 डे करनी, हर दिन 30 मिनट करनी है, और एक हफ्ते में 5 दिन तो करनी ही करनी है, और मोर देन 150 मिनट्स पर वीक। नेक्स्ट, मेडिकेशंस की अगर बात करें तो हमने डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर काफी डीपली मेडिकेशंस पढ़ रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे कि इंसुलिन को प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू टैबलेट्स, ओके, बिकॉज वो ट्रांसमिट कर जाएंगी और बेबी के शुगर लेवल कम कर सकती है, जबकि इंसुलिन आपका प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। इंसुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रेफरेंस होती है वो इंसुलिन को दी जाती है। इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर बस। इंसुलिन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, मेटफॉर्मिन ग्लिसराइड नहीं दिया जाता उतना। डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन, सीधा सिजेरियन सेक्शन। सो गाइस, क्विकली लेट्स डू द नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नंबर 1, यूज डाइट, एक्सरसाइज टू मैनेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, नीड इंसुलिन और ओरल लाइक अ ग्लाइब्राइड, जो कि बेसिकली ना ट्रांसमिट करे, बट यहां पे प्रेफरेंस किसको दी जाती है? इंसुलिन को। नेक्स्ट, ग्लूकोज मॉनिटरिंग डेली बेसिस एट होम, आपको एवरीडे ग्लूकोज मेजर करना है। ये नर्सिंग रोल हम किसका पढ़ रहे हैं? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का। सो ग्लूकोज मॉनिटरिंग डेली बेसिस, 70 to 95 mg फास्टिंग में आनी चाहिए है, और लेस देन 140 आफ्टर फूड आनी चाहिए है। इससे ज्यादा है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, बट इट्स नॉट अ इमरजेंसी। व्हाट? यहां पे लेस देन 140 mg पर DL 1 आवर आफ्टर मील, इतना जो है वो नॉर्मल माना जाता है, ओके। एसेस यूरिन फॉर ग्लूकोज एट प्रीनेटल विजिट करने को बोलना है कि अगर वो यूरिनेशन में इचिंग महसूस कर रही है या कुछ भी सिम्टोमेटिक सिम्टम्स अगर उसको देखने को मिल रहे हैं तो हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं पेशेंट की, तो वो सब देखना है। एसेस फॉर रिस्क फैक्टर फॉर प्रीनेटल विजिट, ओके, कुछ भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो सब हमें एसेस करने हैं। ब्लड ग्लूकोज स्विंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेबर, सो क्या करना है? मॉनिटर करने हैं हमको ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेबर। ट्राई टू मेंटेन यूग्लाइसेमिक लेवल्स, आईवी रेगुलर इंसुलिन दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, बट डिलीवरी और लेबर के दौरान ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको शुगर लेवल क्या करने हैं? मेंटेन करके रखने हैं, ताकि बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। सो बेबी के भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो मॉनिटर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इन बेबी एंड मोम बोथ, दोनों में, ओके। सो मदर को बोल सकते हैं आप अपनी कैंडीज को पॉकेट में रखिए, 4 to 5 जेली कैंडीज रख सकते हैं, और सिम्टम्स बताने हैं आपको कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, स्ट्रेस, कोल्ड स्वेट, ऐसा कुछ भी सिम्टम, हैवीनेस, डायफोरेसिस, अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम आपको देखने को मिलता है तो प्लीज लेट अस नो। एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए, हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ओके, प्रोटीनयूरिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है और यूरिनरी ट्रैक से अगर निकल रहा है तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। एंड रिस्क फॉर सिजेरियन सेक्शन, ये भी मदर को आपको बताना है कि आपका सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है कभी भी, क्योंकि कभी भी मदर हाइपो में जा सकती है क्योंकि सेल्स को तो मिल ही नहीं रहा है शुगर, तो मदर कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी जा सकती है मदर, और बेबी दोनों ही जा सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते रहना है आपको 6 to 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, चेक BGL, ओके, एंड 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आपको जो है करना है। गाइज, ये जो 6 to 12 वीक लिख रखा हुआ है ये बेसिकली बस आपको पोस्टपार्टम मेक श्योर करना है कि उसको अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रेशन में ही रहनी चाहिए सिर्फ। अगर वो बाद में भी हो रही है तो दैट इज नॉट गैस्ट्रेशनल ना, फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है आप BGL कंफर्म करें पेशेंट का। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर डायबिटिक टेस्टिंग, आपको उन्हें बताना है कि आप कुछ साल के बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस हैं, तो कृपया करके आप अपना जो चेकअप है वो करवाते रहिए। गाइस, लेट्स डू द MCQ देन। क्वेश्चन नंबर 52, अ क्लाइंट विद गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस who is entering her 3rd trimester is learning how to monitor her fetus movement
बच्चा बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा इसमें। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द किक काउंट, द नर्स शुड प्रोवाइड फर्दर इंस्ट्रक्शन इफ द क्लाइंट मेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी बात बोलने से आपको महसूस होता है कि इसको तो भाई और बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, बिकॉज शी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, द बेबी मे बी मोर एक्टिव एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हाउ आई फील माई बेबी मूव्स इज डिफरेंट देन माई फ्रेंड। क्या ये सही बातें हैं? अगर सही है तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा आंसर चूज करना है जो वो गलत बोल रही है, क्योंकि फिर आपको उसको और समझाना पड़ेगा ना। द बेबी शुड बी मूविंग लेस देन 10 टाइम्स इन 2 आवर्स, या द बेबी मे नॉट मूव एट टाइम्स बिफोर बिकॉज इट इज स्लीप। यस गाइस, कौन सी ऐसी बात बोलने से जो है वो आपको लगेगा कि यार शी नीड मोर एजुकेशन, शी नीड मोर एजुकेशन। यस संजना, कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर? Yes guys, what? Yes, good. The option 3 is correct. I hope सबको क्लियर है, तो मुझे रैशनल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। A 27-year-old primary gravida client with insulin independent diabetes at 34 weeks, okay, gestation undergo non-stress test। सबको मालूम है नॉन स्ट्रेस के बारे में, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। द रिजल्ट ऑफ विच डॉक्यूमेंट एज रिएक्टिव। अर्चना, आप इसका आंसर नहीं दोगे, आप सोचोगे पहले इसका आंसर, ओके। रिएक्टिव का मतलब क्या है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर नेगेटिव होता है दैट इज गुड, इट्स का मतलब है बच्चा रिएक्टिव है, वेरी गुड। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट द टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अ कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट इज नेसेसरी। क्या जरूरत है? नहीं भाई, नहीं जरूरत है, सब सही है। द नॉन स्ट्रेस टेस्ट शुड बी रिपीटेड, बिल्कुल नहीं। क्रॉनिक विलस सैंपलिंग इज नेसेसरी, दिस इज एविडेंस ऑफ फीटल वेलविंग। सो गाइस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट में अगर रिएक्टिव है मतलब कि बच्चा जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और ये नेगेटिव टेस्ट है। ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टेल द नर्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म्ड अर्लियर इन द डे वाज सस्पिशियस। शुरुआत में जो किया गया था वो काफी स्ट्रेसफुल था। द नर्स इंटरप्रेटेड दिस टेस्ट रिजल्ट एज इंडिकेटेड दैट द फीटल हार्ट रेट पैटर्न शो विच ऑफ द फॉलोइंग। गाइस, सस्पिशियस कब बोलोगे आप? लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। अ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टेल द नर्स, ओके, उसको डायबिटीज है, tell the nurse that the contraction test performed earlier, it was suspicious. This nurse interpreted this test reading as indicating the fetal heart rate pattern showed which of the following। guys, इनमें से कौन सा वाला पैटर्न जो होता है वो सस्पिशियस होता है? फ्रीक्वेंट लेट डीएक्सेलरेशन भी सस्पिशियस होता है, डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, इनकंसिस्टेंट लेट डीएक्सेलरेशन, या लैक ऑफ फीटल मूवमेंट। ऑप्शन गाइस बताइए, what will be the answer? Yes Archana, answer will be option number 3, inconsistent late deacceleration. Let me give you the rationale. A contraction stress test is used। अर्चना, आपने contraction stress test पढ़ा था ना? Okay. A contraction stress test is used to evaluate fetal well-being, वो तो हमें मालूम है, during a stimulated labor। A suspicious contraction stress test indicate inconsistent late deacceleration patterns requiring further evaluation, okay? क्योंकि frequent late में तो आप मैनेज करोगे, आपको पता है क्या दिक्कत है, लेकिन suspicious में क्या है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, okay? The answer will be inconsistent late deacceleration. So guys, जिनको समझ में नहीं आया मैं बता दूं, contraction stress test आपका वो टेस्ट होता है जब आपको डाउट होता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में रिजल्ट जो होता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, ओके। अब आप अलग से टेस्ट करते हो, नाम होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर अगर कोई रिजल्ट सस्पिशियस बोल रहा है तो इसका मतलब है कि भाई इनकंसिस्टेंट है, लेट डीएक्सेलरेशन का कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, ओके। इसके अलावा नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, अगर किसी का नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है
इंडिकेट करता है फीटल कॉम्प्रोमाइज विद फ्रीक्वेंट लेट डी एक्सेलरेशन। तो जो फ्रीक्वेंट लेट डी एक्सेलरेशन अगर अर्चना आएंगे तो इसका साफ साफ मतलब क्या होता है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट। इज इट क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल would be incorporated into teaching plan of a primary gravida client with insulin dependent diabetes? Give me the answer. Which of the following statement about a fetal biophysical profile? What is biophysical profile? Lungs, maturity baby का, हाँ जो भी टेस्ट है, maturity, lungs कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, would be incorporated into teaching plan of primary gravida client with this. Why? देखो लंग्स के बारे में नीचे लिखा है, इट डिटरमाइन फीटल लंग मैच्योरिटी, इट इज अ नॉन इन्वेसिव यूजिंग रियल टाइम अल्ट्रासाउंड, इट विल कोरिलेट विद द न्यूबॉर्न अपगार स्कोर, इट रिक्वायर्ड द क्लाइंट टू हैव एम्प्टी ब्लैडर। गाइस गिव मी द आंसर। वो तो पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट हो जाएगा, इसमें वो पूछ रहा है कि इनकॉर्पोरेटेड इनटू टीचिंग प्लान, इनकॉर्पोरेटेड। So, which of the following statement about a fetal biophysical profile would be incorporated into the teaching plan for a primary gravida client with insulin dependent diabetes? Okay, let me give you the answer. The answer is option number 2. It is a non-invasive using real-time ultrasound. So, guys, rational क्या है? The fetal, अब ध्यान से सुनना अगर नहीं मालूम, the fetal biophysical profile, a non-invasive test using real-time ultrasound assesses 5 parameters. 5 पैरामीटर असेस करता है ये। नंबर 1 fetal heart rate, आगे यार, fetal heart rate reactivity. नंबर 2 fetal breathing movements. ऑप्शन नंबर 3 gross fetal body movements and fetal tone, amniotic fluid volume. ओके गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड। ओके, ऑलराइट। वैसे मैंने आपको ये टॉपिक कभी कवर नहीं किया है, मैं आपको जब भी हमारा क्लास खत्म हो जाएगा ये टॉपिक्स, तो मैं ये पढ़ा दूंगी आपको, ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 56। A 30-year-old multi-gravida client at 8-week gestation has a history of insulin-dependent diabetes since 20 साल पे था उसको, ओके। 30-year-old multi-gravida client 8 वीक पे, हिस्ट्री ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज सिंस 20 ईयर्स, पहले से ही है उसको डायबिटीज। When explaining about the importance of blood glucose control during pregnancy, the nurse should tell the client which of the following will occur regarding the client insulin needs during the first trimester. They will increase, they will decrease, they will remain constant, or they will be unpredictable. Yes guys, what will be the answer? बताओ बताओ, जल्दी बताइए आंसर। अ 30-year-old मल्टीग्रेविडा क्लाइंट 8 वीक गेस्टेशन अभी है, इसकी हिस्ट्री रह चुकी है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जब वो 20 साल की थी, ओके। इंसुलिन डिपेंडेंट। व्हेन एक्सप्लेनिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, इंपॉर्टेंस कैसी रह जाएगी, इंक्रीज करेगी या फिर कम होगी? गाइस, उसको पहली बात, उसको प्री गेस्टेशनल डायबिटीज है, उसको पहले से ही डायबिटीज है, ओके। तो जो आपकी ग्लूकोज कंट्रोल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज शी इज ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट, ओके। नाउ लेट मी गिव यू द रैशनल। हाँ, टेस्टिंग, टेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, यस yes. Now let me give you the rationale. During the first trimester, it is not unusual for insulin need to decrease, commonly as a result of nausea and vomiting. Progressive insulin resistance is characteristic of pregnancy, okay, and particularly in the second half of pregnancy. मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ रैशनल्स भेज देती हूँ ताकि आप आराम से इनको बैठ के सॉल्व कर सको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है मैं अभी जल्दबाजी में कुछ चीजें छोड़ रही होंगी, सो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को विद रैशनल अच्छे से देखना है। आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस विद आंसर्स, ओके, ऑलराइट। तो क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? व्हाट हैपेंड टू इंसुलिन ड्रिप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ जी, इंसुलिन क्या हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वेरी गुड, देयर विल बी
what happened to insulin during yeah, there will be no change. Very good. Question number 2, fetus starts secreting insulin by कौन से हफ्ते में fetus start करता है इंसुलिन secrete करना? Very good, 12 weeks, because उसके organ ही तब बनना start होते हैं, तो 12 weeks पे is the answer. Hormone responsible for fetal growth. Yes guys, hormone responsible for fetal growth. Yes, insulin like growth hormone, growth factor, not particularly insulin but insulin like growth factor. Skeleton system के लिए कौन responsible होता है? Thyroxine. और only adult की growth, बच्चे की नहीं, adult की growth hormone. Oxytocin, uterine contraction and progesterone, pregnancy maintaining. Very good. Next question. All the following are seen in case of GDM. इनमें से कौन से हैं जो आप देखते हो जीडीएम में? क्या जीडीएम में मदर का ग्लूकोज बढ़ता है? वेरी गुड. क्या बच्चे का बढ़ता है? बच्चे का ग्लूकोज नहीं बढ़ता है? यस. और फीटल हाइपर इंसुलिनिया, क्या बच्चे का इंसुलिन लेवल बढ़ता है? बच्चे का इंसुलिन लेवल भी बढ़ेगा जीडीएम की वजह से? नहीं बढ़ेगा. द रीजन, लेट मी टेल यू द रीजन, बिकॉज बच्चे के अंदर इंसुलिन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है. ओके, सो यहां पर हाइपर यस, नो यहां पे जीडीएम की वजह से बोल रहे हैं ना. ऑल द फॉलोइंग आर सीन इन केस ऑफ जीडीएम. सो मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, ट्रू. हाँ, या यस, यू आर राइट. एक्चुअली यहाँ पे फीटल हाइपर इंसुलिनिया भी देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि बेबी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, देन आफ्टर उसका ग्लूकोज जो है वो, लेकिन यहाँ पे आपका हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिलेगा, बट हाइपरग्लाइसीमिया फीटल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा. क्योंकि या यू आर राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यू आर राइट. सो मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया करेक्ट, फीटल हाइपर इंसुलिनिया यस, फीटल हाइपोग्लाइसीमिया यस, बट फीटल हाइपरग्लाइसीमिया नो, क्योंकि बच्चे के अंदर तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कम. रंजना, इज इट क्लियर टू यू? रंजना, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ आयोडीन जीडीएम, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, लास्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो आपको यह ध्यान रखना है, आईयूडी जो होता है वो आपका लास्ट टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है. Next, most common congenital defect will occur during pregnancy with diabetic mother among the all. कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलेगा? वेरी गुड, कार्डिक डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द केस ऑफ गैस्टेशनल डायबिटीज mellitus. इनमें से कौन सी लेडी को जीडीएम होगा? A 34-year-old pregnant receiving insulin since 20 years. नो, ये 20 साल की है और ये 20 साल से ले रही है, अब इसकी उम्र 34 है, तो ये तो भाई प्री गेस्टेशनल लेडी है. शी इज नॉट गेस्टेशनल डायबिटीज mellitus लेडी. ऑप्शन नंबर 2, a 44-year-old pregnant female receiving metformin since age 43. तो इसको भी क्या है, पहले से ही 1 साल पहले से डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी है, तो ये लेडी भी गेस्टेशनल डायबिटीज mellitus वाली नहीं है. ऑप्शन नंबर 3, all a 44-year-old pregnant female diagnosed diabetes in 3rd gestational month first time. तो that is the correct answer. यही लेडी जो है वो आपकी gestational diabetes mellitus की है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, when do most patient tend to develop GDM? हाँ जी, कौन से टेमेस्टर में या कौन से मंथ में? वेरी गुड, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यूजुअली ड्यूरिंग द 2 to 3 trimester ऑफ प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द लास्ट क्वेश्चन, विच इज अ टाइप ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज mellitus. गाइस बताइए जल्दी से, ये आपको मुझे बताने ऑल मतलब कितने ऑप्शन ज्यादा भी हो सकते हैं. वेरी गुड, द आंसर विल बी डायबिटीज A1, डायबिटीज A2. ओके, यस, हाँ बहुत सारे होते हैं ना, A, B, C, D, E, F, G तक होते हैं. सो विच इज द टाइप ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज mellitus? ऑप्शन A एंड ऑप्शन B, क्योंकि डायबिटीज mellitus जो B है दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट योर गेस्टेशनल. लेकिन C नहीं आएगा ना,
एक्चुअली मैं वही तो बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में आपको ऑल ऐड करना है, जितना आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको एडिट कर दिया थोड़ा सा कि आप ज्यादा भी आंसर्स दे सकते हो। तो आंसर विल बी ए एंड बी, ओके, टाइप A1 एंड A2, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटिस बी टाइप है दैट इज डिफरेंट। ओके, सो गाइस, इज इट क्लियर? यस संजना, ऑल क्लियर? जी, और परफेक्ट। आई होप आप लोगों को लेक्चर